अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ईयर लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? फर्स्ट ईयर लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, हम इन्फेक्शियस डिजीजेस पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ा था। अच्छा, मैं शेयर कर लूँगा आज, ठीक है। ओके, मैं आज शेयर कर लूँगा आप लोगों से। लेक्चर्स मैंने शेयर नहीं किए, वो मैं आज शेयर कर लूँगा, ठीक है। रेडी पड़े हैं, मैं सिर्फ शेयर करने वाले हैं, मैं शेयर कर लूँगा आज। ओके ओके, लास्ट टाइम हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह कॉलरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉलरा के बारे में पढ़ेंगे, कॉलरा को डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसकी एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी क्या कह रही है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कॉलरा की, साइन सिम्टम्स क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे, रिस्क फैक्टर्स कौन से होंगे, कॉजेज़ क्या है, ठीक है। डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, प्रोग्नोसिस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसने स्टूडेंट एक मिनट, हाँ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट में हम देखेंगे कि कॉलरा की स्प्रेड को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आज तो ऑलमोस्ट सारे प्रेजेंट हो, ठीक है। अब कॉलरा क्या है? Cholera is an acute diarrheal disease caused by infection of the intestine with the bacteria Vibrio cholera, ठीक है। कॉलरा क्या है? कॉलरा जो है ये एक्यूट डायरियल डिजीज है, ठीक है। इसमें डायरिया होता है, ठीक है। और किस इन्फेक्शन है ये? इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है। किस बैक्टीरिया की वजह से? विब्रियो कॉलरा की वजह से, जो कि कर्व शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर हम एपिडेमियोलॉजी को देखें तो कॉलरा वाज प्रेवलेंट इन 1800s, but due to treatment of sewage and drinking water has become rare in developed countries. कॉलरा कब स्टार्ट हुआ था? 1800s में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1800s में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सीवेज सिस्टम जो था, उन्होंने अपना जो ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम था, ठीक है, वो प्रॉपरली ट्रीट किया, ठीक है। प्रॉपर तरीके से उसकी सफाई की, प्रॉपर तरीके से जो है उसे हैंडल किया, ठीक है। और उस हैंडल की वजह से जो है उसे क्या हुआ? उन्होंने सारा कुछ करके इस वजह से उन जो डेवलप कंट्रीज में ये डिजीज जो है ये रेयर हो गई है, ठीक है। Cholera is a fecal disease, meaning that it spread when the feces of infected person come into contact with food or water, ठीक है। अब कॉलरा क्या है? कॉलरा जो है ये एक फीकल डिजीज है। उसका रूट जो है, इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है ना, वो ओरोफीकल है, ठीक है। तो ओरोफीकल रूट की वजह से इसका मतलब ये है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस के साथ
फूड का या वाटर का कांटेक्ट आया तो वो कॉलरा जो है ये आगे स्प्रेड हो सकता है। कैसे आएगी? फॉर एग्जाम्पल, आप एक होटल पे गए हो, ठीक है, वहाँ की कुक को जो है, वहाँ का एक कुक है, ठीक है, एक शेफ है, उसे जो है वो कॉलरा है, उसने वॉशरूम यूज़ किया, उसने सही तरीके से अपने हाथ नहीं धोए, उसने सही तरीके से जो है वो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखा, ठीक है, और वो गया, उसने क्या किया, वो गया और उसने आपके लिए खाना बनाया। अब उसी खाने को या उसी पानी को जो है वो आप पी रहे हो, ठीक है, तो आपको इशू हो सकता है। इंसिडेंस क्या है इसका? 1 in 10, 1 in 1 lakh वर्ल्ड वाइड, 1 लाख लोगों में जो है वो एक में ये बीमारी जो है ये आ रही है, ठीक है। टाइफाइड और कॉलरा में डिफरेंस बताऊं? अच्छा, चलो मैं कॉलरा पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, ठीक है। ओवर 1 मिलियन केसेस एंड नियरली 10,000 फर्टिलिटीज, ठीक है, 1 मिलियन केसेस आए थे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और उसमें से जो फेटल केसेस थे, ठीक है, जिसमें डेथ्स हुई थी, जो फेटल, जो बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेज पे पहुंच गए थे, वो थे 10,000 केसेस थे, ठीक है, 10,000 डेथ्स इसकी वजह से हो चुकी थी। ओके, अब विब्रियो कॉलरा है क्या? विब्रियो कॉलरा जो है ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, टाइम आप गेमा प्रोटियो बैक्टीरिया। डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है इसमें? ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, मोटाइल बैक्टीरिया, ठीक है, इसका एक फ्लैजेला होता है, ठीक है, के जरिए जो है एक सिंगल फ्लैजेलम होता है, उस फ्लैजेलम के जरिए जो है ये क्या करता है, ये मूव करता है इधर उधर, ठीक है, और बोथ रेस्पिरेटरी और फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी और फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म दोनों करती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैन मल्टीप्लाई फ्रीली इन वाटर, अगर इस ऑर्गेनिज्म को पानी के अंदर छोड़ा जाए तो ये फ्रीली जो है ये वाटर के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम इसकी देखें तो वेब्रियो कॉलरा जो है ये कहाँ पे कम्युलेट होता है? हमने जो है वो ड्रिंकिंग वाटर, मैंने आप लोगों को कहा कि ये कहाँ, ये ड्रिंकिंग वाटर में होता है, ठीक है, ये फूड के अंदर होता है, तो विब्रियो कॉलरा जो है वो स्टमक में अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। उन टॉक्सिन्स की वजह से क्या होता है, वो टॉक्सिन्स जाके जी प्रोटीन के साथ जो है वो बाइंड हो जाते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जितने भी है ना उनके साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, और बाइंडिंग के बाद जो जी टीपीएस है ना उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। जब जी टीपीएस इनएक्टिवेट हो जाता है, जी प्रोटीन जो है वो स्टक हो जाती है अपनी जगह पे, ठीक है, तो सी ए एम पी इंक्रीज हो जाती है। जब सी ए एम पी इंक्रीज हो जाते हैं तो ऑयन चैनल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। ऑयन चैनल जब एक्टिवेट हो जाती है, सोडियम और क्लोराइड का जो इन्फ्लक्स है इंटेस्टाइनल ल्यूमन में वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो वाटर जो है वो ल्यूमन से वाटर ल्यूमन की तरफ जो है वो वाटर ड्रैग कर लेता है, ठीक है, वाटर को खींच लेता है, और उसी वजह से जो है वो वाटरी डायरिया होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। दोबारा रिपीट करता हूँ, विब्रियो कोदरा जो है ये स्टमक में आके अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब स्टमक में अकमुलेट हो जाता है तो स्टमक के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है? स्टमक के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब स्टमक के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, वो टॉक्सिन जो है वहाँ पे क्या पड़े हैं? वहाँ पे जो है वो जी प्रोटीन कपल्स रिसेप्टर्स पड़े हैं। जी प्रोटीन कपल्स रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स क्या है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है इनको हम 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर्स भी कहते हैं, 7 TM रिसेप्टर्स कहते हैं इसे, ठीक है। अब इन रिसेप्टर्स के अंदर क्या होता है? इन रिसेप्टर्स के अंदर ये एक लार्ज ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स है, ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है जो कि सेल सरफेस के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। इसे सेल सरफेस रिसेप्टर्स कहते हैं, और इनका काम क्या होता है? जो मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल्स होते हैं ना उनको डिटेक्ट करके उन्हें अपनी तरफ खींचना, उन्हें डिटेक्ट करना इनका काम होता है, ठीक है, ठीक है।
ओके। अब ये टॉक्सिन्स को इन्होंने क्या किया, इन टॉक्सिन्स को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, और ये टॉक्सिन जो है ये इसके साथ बाइंड हो गए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीटीपीएस को इनएक्टिवेट किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जीटीपीएस को इनएक्टिवेट किया, ठीक है। अब जीटीपीएस क्या है, जीटीपीएस जो है ये लार्ज फैमिली है एंजाइम्स की, ठीक है, ये लार्ज फैमिली है एंजाइम्स की, जो कि न्यूक्लियोटाइड गुआनोसिन जो जीडीपी है ना उसके साथ क्या होती है, उसके साथ बाइंड होती है, ठीक है, और जीडीपी को हाइड्रोलाइज कर लेती है, ठीक है। जीटीपीएस एंजाइम से, जीटीपीएस एंजाइम का काम क्या होता है, जीटीपीएस एंजाइम का काम है हाइड्रोलिसिस, सेल ग्रोथ में, सेल माइग्रेशन में, लिपिड वेसिकल्स में, इन सब में जो है ये बहुत इसेंशियल रोल जो है ये प्ले करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जीडीपीएस को इनएक्टिव कर देता है, जीडीपीएस का काम था हाइड्रोलिसिस, उनको इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। जब वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं तो ये जो जी प्रोटीन है ये अपनी जगह पे रहते हैं, ये अपनी जगह पे बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, अपनी जगह पे जब ये स्टक हो जाते हैं तो सी ए एम पी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, सी ए एम पी इंक्रीज हो जाती है। अब सी ए एम पी इंक्रीजमेंट की वजह से जो है ऑयन चैनल जितनी भी है वो एक्टिवेशन, सी ए एम पी जब इंक्रीज हो जाते हैं उसकी वजह से ऑयन चैनल्स जितनी भी है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। ऑयन चैनल जब एक्टिवेट हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है, सोडियम क्लोराइड इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर इन्फ्लक्स हो जाती है, ठीक है, उनका इन्फ्लक्स हो जाता है और वो वाटर को ड्रैग करता है ल्यूमन की तरफ, जितना भी वाटर है वो ल्यूमन के अंदर आ जाता है और उसी वजह से जो वो वाटरी डायरिया शुरू हो जाता है, ठीक है। ठीक है, जीटीपीएस एंजाइम का मेन काम क्या होता है, जीटीपीएस एंजाइम का ये जो जी प्रोटीन है ना इसका मेन काम क्या होता है, जी प्रोटीन का मेन काम ये है, जीटीपीएस फंक्शन ऑफ द जी प्रोटीन अलाउ द पाथवे टू शट डाउन रैपिडली, ठीक है। इसका काम क्या है, अब सुन लो, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स क्या आती है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स ने टॉक्सिन को अपनी तरफ खींच लिया, बाइंड हो गई, ठीक है। उसके बाद जीटीपीएस का काम क्या था, जीटीपीएस जब कोई बाहर कोई चीज़ नहीं होती ना, जीटीपीएस एंजाइम्स का काम क्या है, जब बाहर कोई चीज़ नहीं होती तो ये क्या कर देता है, ये पाथवेज को रैपिडली क्लोज कर देता है, जी रिसेप्टर्स लगे हैं, फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर इधर भी जी रिसेप्टर है, इधर भी जी रिसेप्टर, इधर भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, टॉक्सिन ने इनके साथ आके बाइंड हो गया। अब इस टॉक्सिन की वजह से जो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे जीटीपीएस थे। अब जीटीपीएस का काम क्या है, जीटीपीएस का काम ये होता है कि जब बाहर कुछ नहीं होता ना तो ये पाथवेज को क्लोज कर देता है, जीटीपीएस का काम क्या है, पाथवेज को क्लोज कर देना जब बाहर कोई पार्टिकल ना हो। अब इसको क्या किया इन्होंने, जीटीपीएस को इनएक्टिवेट कर लिया, जब जीटीपीएस इनएक्टिवेट रह गई ना तो ये पाथवेज जो है ये ओपन रह गए, जी प्रोटीन जो है वो अपनी पोजीशन पे स्टक हो गए, ठीक है, वो वहाँ पे स्टक हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जी प्रोटीन ने अब चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेना है, ठीक है, और पाथवेज जो है वो ऑलरेडी ओपन है। यहाँ तक समझ आई, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन मुझे बताओ, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, ठीक है, जीडीपी की समझ नहीं आई, दोबारा सुन लो, ये कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल है। एक सेल आप एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ जो है ये एक सेल है, इधर जो है ये जी प्रोटीन्स रिसेप्टर्स लगे हैं, इधर जी प्रोटीन्स रिसेप्टर्स लगे हैं, ठीक है। कोलरा आया, कोलरा इधर पास पड़ा है, कोलरा ने अपने टॉक्सिन्स रिलीज किए, इन जी रिसेप्टर्स के साथ वो टॉक्सिन्स आके बाइंड हो गए, इन
जी रिसेप्टर्स के साथ ये मेरे नेल्स जो है ये फॉर एग्जांपल जी रिसेप्टर्स है, ठीक है, उनके साथ ये बाइंड हो गई। जैसे बाइंड हो गई ना, तो यहाँ पे जीडीपीएस एंजाइम्स पड़ी है, बीच बीच में जीडीपीएस एंजाइम्स पड़ी है। इन जीडीपीएस एंजाइम्स का काम क्या होता है, जब बाहर कुछ नहीं होता ना तो ये पाथवेज को क्लोज कर देता है। ये गेट कीपर है, ठीक है, बाहर अगर कोई नहीं है ना तो इसने गेट को बंद कर देना है, ठीक है। अब इस गेट कीपर को इन्होंने क्या किया, इस गेट कीपर को इन्होंने इनएक्टिवेट किया। जब इस गेट कीपर को इनएक्टिवेट किया, ठीक है, तो रास्ते जो है वो ओपन रह गए। सी ए एम पी का रोल जो है वो इंक्रीज हो गया। सी ए एम पी का काम क्या था, सी ए एम पी जो है वो क्या है, वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। उनका काम है, उनका क्या काम है, उनका काम है ट्रांससेल्युलर ट्रांसडक्शन का, इंट्रासेल्युलर ट्रांसडक्शन करना डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। चीज़ों को अंदर जो है वो खींच लेना, चीज़ों को इंट्रासेल्युलरी खींच लेना, ठीक है। उनका काम क्या है, चीज़ों को इंट्रासेल्युलरी खींच लेना। अब उन्होंने ये चैनल जब ओपन रह गए, ठीक है, तो यहाँ पे जो आयन चैनल्स थे ना, आयन चैनल्स जितने भी थे वो एक्टिवेट हो गए। आयन चैनल्स जब एक्टिवेट हो गए तो NaCl जितना था ना, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का इन्फ्लक्स हो गया। सोडियम क्लोराइड जो वो इंटेस्टाइन की तरफ अंदर चला गया। जब इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर चला गया, इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर जो है वो चला गया, तो इंटेस्टाइनल जब भी सोडियम क्लोराइड कहीं पे जाता है तो सोडियम का काम क्या है, सोडियम अपने साथ जो है वो वाटर ड्रैग करता है, वो वाटर को खींच लेता है। तो उसने वाटर को भी खींच लिया। जब वाटर को खींच लिया इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर, तो वहां पे वाटरी डायरिया हो गया। नहीं नहीं नहीं, स्टमक सेल के अंदर नहीं होंगे, ये होंगे कहाँ पे, ये होंगे इंटेस्टाइन्स के अंदर, ठीक है। टॉक्सिन जो है वो इंटेस्टाइन से आगे गए ना, वो स्टमक से आगे गए इंटेस्टाइन की तरफ। ये सारी चीजें इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है, ठीक है। अब समझ आ गई। समझ आ गई। अब कोई इशू? ठीक है। जीआई ट्रैक के अंदर ये जी प्रोटीन जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके। अब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, तो मोस्टली पेशेंट जब कोलरा के साथ आते हैं उनके कुछ टिपिकल साइन सिम्टम्स होते हैं। मोस्ट पीपल जो है वो एसिम्टोमेटिक पे रहते हैं, लेकिन कुछ जो कोलरा के साथ जो सिम्टम्स इंक्लूड है, ठीक है, वो क्या है, प्रोफोज वाटरी डायरिया होगा, ठीक है, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया होगा। स्टमक पेन के साथ आएगा। लेग्स में जो है वो क्रेम्स पड़ेंगे क्योंकि पानी की कमी हो रही है, ठीक है। माइल्ड सा फीवर रहेगा, ठीक है। वॉमिटिंग करेगा। आइज़ जो है वो बिल्कुल संकन हो जाएगी, चीक्स जो है वो बिल्कुल संकन हो जाएगी। आइज़ जो है वो, हम कहते हैं ना कि इस बंदे की आइज़ जो है इतना रोने की वजह से, जब ज़्यादा बंदा रोता है ना तो आइज़ जो है वो बिल्कुल संकन हो जाती है, वो अंदर चली जाती है, ठीक है। तो संकन आइज़ हो जाएगी, चीक्स जो है वो उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। म्यूकस जो है उसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, अगर ज़बान आप निकाल के देखो तो वो बिल्कुल ड्राई होगा। और यूरिन आउटपुट जो है उसका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सारा पानी जो है वो स्टूल के अंदर जो है वो जाता है। कोलरा के अंदर डायरिया होता है, कोलरा में वाटरी डायरिया होता है। कोलरा डिजीज है, कोलरा डायरिया नहीं है, कोलरा डिजीज है, उसके अंदर डायरिया होता है। डायरिया जो है वो एक सिम्टम है, ठीक है। उसके अंदर लूज मोशंस होते हैं, ठीक है, कोलरा के अंदर। टाइप ऑफ डायरिया कह सकते हैं आप, क्योंकि कोलरा जो है ये एक स्पेसिफिक डिजीज है। ओके। लेग्स में क्रैम्स इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि उसके अंदर पानी की कमी आ रही है। पानी की कमी की वजह से जो है वो लेग्स में क्रैम्स पड़ रही हैं, ठीक है। पानी के साथ साथ जो है वो डिफरेंट आयंस जो है वो भी बाहर निकल रही है, ठीक है। तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शंस और वगैरह में ज़्यादातर जो है ये कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो जब इन चीज़ों की, जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से जो है वो लेग्स में क्रैम्स पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है।
आप लोगों ने शायद देखा होगा जाकर, मोस्टली लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब डायरिया के अंदर क्या होता है, जब डायरिया बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया हो ना किसी को, तो उससे चला नहीं जाता, ठीक है, उसके लेग्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो इसी वजह से ये पड़ते हैं, ठीक है, ओके। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? अगर आप इसे सही टाइम पे ट्रीट ना करो ना, तो इस डिहाइड्रेशन ये जो हो रही थी, ये डिहाइड्रेशन बिल्कुल सिवियर हो जाएगी। पेशेंट जो है वो शॉक में जा सकता है, सर्कुलेटरी फेलियर में जा सकता है, रीनल फेलियर में जा सकता है, और पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स को देखा जाए तो रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पुअर सैनिटरी कंडीशन, ठीक है। डेवलप कंट्री में तो सैनिटरी कंडीशन चलो काफ़ी बेहतर है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है ये एशिया में, हमारी मुल्कों में, ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है, या जो लैटिन अमेरिकन है, ठीक है, उनके अंदर जो है सैनिटरी कंडीशन चाहिए इतनी अच्छी नहीं है, हमारी जो है सैनिटरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। कभी जो है आप रोड पे जाओगे, कहीं जो है वो गटर खुला होगा, कहीं जो है वो अजीब अजीब वो बहुत स्मेल आती है अजीब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा सैनिटरी सिस्टम जो है ये सही तरह साफ नहीं है, ठीक है। या जो हमारी पानी का निज़ाम है, नहरों का निज़ाम है, ये सही नहीं है, साफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रॉ और अंडर कुक फूड, ठीक है, कंटामिनेटेड सी फूड है, ठीक है, ये डेवलप कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा है ये चीज़। आप लोगों ने देखा होगा, चाइना एक डेवलप कंट्री है ना, उधर जो है वो रॉ मीट लोग ले लेते हैं, ठीक है, शेल फिश वगैरह खाते हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में तो रॉ या अंडर कुक फूड बहुत कम लोग खाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी जगहों पे जो है वो मिलते हैं, और लोग जो है उसे पसंद करते हैं, उसकी वजह से ये डिजीज़ जो है ये हो सकती है। उसके अलावा जो है ये हाइपोक्लोराइडिया है, ठीक है। अब पानी के अंदर जो है वो क्लोरीन की कमी है, ठीक है। पीपल विद लो लेवल ऑफ स्टमक एसिड, ठीक है, स्टमक एसिड की कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो स्टमक एसिड की कमी है। कुछ चिल्ड्रंस है, ठीक है, ओल्डर एडल्ट है, कुछ ऐसे मेडिकेशन से रही है, ठीक है, उनके अंदर जो है वो कमी है उस चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टाइप ओ ब्लड है, जिसका ओ ब्लड है ना, ओ ब्लड ग्रुप वालों को ये डिजीज बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसकी आज तक किसी को रीज़न नहीं पता, इसका आज तक रीज़न नहीं पता कि रीज़न क्या है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाइपो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी को हाइपोक्लोराइडिया कहते हैं। ये असल में मेडिकल टर्म है जो कि यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, स्टमक एसिड के लिए। जब भी स्टमक एसिड की कमी हो जाती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। मेरा भी वो है, ठीक है, मेरा भी वो पॉजिटिव है, सिर्फ आपका नहीं है, ठीक है। तो वो वालों को ये डिजीज़ जो है इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अब काजेज़ है, ठीक है, ट्रांसमिशन बेस्ड काजेज़ है, ठीक है। कंटामिनेटेड पानी जो है वो हम पीते हैं, ठीक है, गंदा पानी पीते हो तो उससे जो है ये डिजीज़ हो सकती है, या जो रॉ या अंडर कुक शेलफिश वगैरह, ठीक है, या अंडर कुक मीट आप ले रहे हो, ठीक है, तो उन चीज़ों की वजह से ये डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने डायग्नोज करना है, कैसे डायग्नोज करोगे, ठीक है। एक जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस, एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है? क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है, आप लोग सेफ नहीं हो, आप लोग बाकी चीज़ें तो कर रहे हो ना, बाकी तो हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, आप भी पाकिस्तान में रहते हो, हम सिर्फ मैं और अदील जो है वो ओ वाली है, तो ओ वाले जो है वो रीज़न नहीं पता यार अभी तक, ठीक है। हमसा अभी तक रीज़न का नहीं पता कि ओ वालों को ज़्यादा क्यों होती है, अभी तक रीज़न नहीं पता, लेकिन ओ में जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओ में चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक रीज़न नहीं पता। ओके, अब डायग्नोज करना है आपने, क्लिनिकल डायग्नोज। कॉलरा शुड बी कंसिडर्ड इन ऑल केसेस विद सीवियर वाटरी डायरिया एंड वॉमिटिंग। जब भी आपके पास पेशेंट आता है सीवियर डायरिया के साथ, ठीक है, सीवियर वाटरी डायरिया है, सीवियर वॉमिटिंग है, ठीक है, तो आप जो है उसे
कह सकते हो कि हाँ ये जो है ये कॉलरा का पेशेंट हो सकता है। या अगर कोई बंदा जो है वो इफेक्टेड एरिया से आया हो, या कोई किसी बंदे ने जो है वो शेल फिश खाई हो और उसके बाद जो है वो वाटरी डायरिया वॉमिटिंग हो, तो आप कह सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो है आ, कोई डिस्टिंक्शुअल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो कोई डिस्टिंग्विशिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, कोई ऐसा साइन सिम्टम नहीं है जो कि आप कहते हो कि किसी और डिजीज में नहीं होगा, सिर्फ इसमें होगा। फिर उसको डिफरेंशियल डायग्नोज के लिए फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोज, फिर हम उसे डिफरेंशियल डायग्नोज करते हैं। ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोज हम कैसे करते हैं, एंटेरोटॉक्सिनोजेनिक इकोलाई, ठीक है, बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इन चीज़ों से फिर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। फिर बाकी चीज़ों से हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं कि फिर हम उसमें ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म असल में क्या है, या ये चीज़ बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग किसी और से तो नहीं है, ठीक है, किसी वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो नहीं है, किसी ई कोलाई की वजह से तो नहीं है, क्योंकि उन ऑर्गेनिज्म की वजह से भी जो है ये बीमारी हो सकती है। तो हमने फिर उसे डिफरेंशियली डायग्नोज करना है। स्पेशली हमने फिर उसका कल्चर लेना है, ठीक है, और उस कल्चर में हमने देखना है कि ये बाकी ऑर्गेनिजम्स आ रही है या विब्रियो कोलरा विब्रियो आ रहा है। ठीक है। ओके। लेबोरेटरी में हम इसे किस तरह डायग्नोज करते हैं, हम जो है वो वेब्रियो का स्पेसिमन लेते हैं, ठीक है, और वेब्रियो का स्पेसिमन, वाह वेरी गुड, वेब्रियो में तो ए भी आता है, तो फिर ए पॉजिटिव ए वालों को भी होगा। ठीक है। चलिए। ओके। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, अब लेबोरेटरी में आपने इसका कल्चर लिया, ठीक है, कल्चर में आपने क्या किया, विब्रियो ओपन डिटेक्टेड बाय डार्क फील्ड आर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ऑफ स्टूल, ठीक है, हमने एक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करनी है केस की, या हमने कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी करनी है स्टूल की, ठीक है, स्टूल लेनी है हमने और स्टूल की हमने माइक्रोस्कोपी करनी है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो है ये मोटाइल होगा, ठीक है, इस ऐसे नजर आएगा जैसे शूटिंग स्टार्स हो, ठीक है, जब स्टार्स की तरह जो है ये नजर आएगा, ठीक है, लेकिन ये मोटाइल होगा, इधर उधर जो है वो मूव करेगा। माइक्रोस्कोपी शो शीट आप कर्व ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ठीक है, आपको कर्व ग्राम नेगेटिव रॉड जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, when plated on sucrose dishes yellow colonies appear confirming cholera प्रेजेंट, ठीक है। जब हम इसको सक्रोज डिश के ऊपर डालते हैं, ठीक है, सक्रोज का एक अलग स्लाइड आता है, ठीक है, सक्रोज स्लाइड के ऊपर जब हम इसे डालते हैं तो येलो येलो जो है वो कॉलोनीज नजर आएंगी, ठीक है, येलो ग्रुप नजर आएगा कॉलरा का, ठीक है, तो उसी से आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या ये कॉलरा है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कौन कौन से मेथड्स हैं, एडिशनल मेथड जो इसके डिटेक्शन के लिए वो पीसीआर है, ठीक है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड स्टूल टेस्ट है, ठीक है। पीसीआर जो है वो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है, और नेक्स्ट में जो है हम क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड स्टूल टेस्ट कर लेते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कोलरा आया इसमें कोलरा है या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड, अच्छा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट क्या होता है, मानो मीन सिंगल, क्लोनल मीन जो क्लोन किया गया हो, एंटीबॉडीज बेस स्टूल टेस्ट, इसी डिजीज के साथ इनकी हमने एंटीबॉडीज बनाई होती है, ठीक है, उन्हीं एंटीबॉडीज के साथ जो है हम इसे टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि कॉलरा है या नहीं है, ठीक है। अब इसको हमने ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ठीक है, आपने ओरली जो है वो रिहाइड्रेट करना है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स अप टू 80% आप केसेस कैन बी ट्रीटेड थ्रू दिस, ठीक है। आपने जो है वो पानी में नमक डाल के जो है उसे देने हैं, ठीक है, ओरली, या जो है हम ओ आर एस दे सकते हैं, ठीक है, ओ आर एस जो है वो आपने देने, 80% लोग जो है ओ आर एस से जो है वो ट्रीट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपने अगर इंट्रावीनस देने हैं तो इंट्रावीनस में हम जो है वो रिंगल लिक्टेट दे सकते हैं, ठीक है, इंट्रावीनस में जो है वो हम रिंगल लिक्टेट दे सकते हैं, ठीक है। रिंगल लिक्टेट में जो है वो आपने क्या करना है, सीवियर केसेस में हमने रिंगल लिक्टेट देना है, आईवी फ्लूइड देना है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी है। एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी में हमने क्या करना है, एंटीमाइक्रोबियल ने कैन डिमिनिश ड्यूरेशन ऑफ डायरिया, रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ रिहाइड्रेशन फ्लूइड नीडेड एंड शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ विब्रियो कोलरा एक्सक्रीशन, ठीक है।
जब आप एंटीबायोटिक्स देते हो, एंटीबायोटिक्स का काम क्या है? एंटीबायोटिक्स एक तो डायरिया का जो लेवल है या डायरिया का जो ड्यूरेशन है वो कम कर देगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, और जो आपने रिहाइड्रेशन फ्लूइड देनी है वो भी थोड़े से कम फिर रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, और जो एक्सक्रीशन है वेबियो कॉलरा का, उसका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट कैसे करना है? बेसिक हेल्थ एजुकेशन देनी है, हाइजीन के बारे में जो है वो बताना है, ठीक है, उन्हें जो है वो बाकी चीज़ों के बारे में बताना है कि किन किन चीज़ों की वजह से जो है ये चीज़ें हो रही है, ठीक है, किन चीज़ों से आपने बचना है, ठीक है, अगर आपको हो गया तो ये चीज़ें जो है वो आपने यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस, आप कीमोप्रोफाइलेक्सिस दे दो, लेकिन कीमोप्रोफाइलेक्सिस आपको मैस लेवल के ऊपर देना पड़ेगा। कीमोप्रोफाइलेक्सिस का कीमो मीन ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स दे दो जो कि एज अ प्रोफाइलेक्सिस काम करे। प्रोफाइलेक्सिस ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि डिजीज से पहले हम देते हैं, ठीक है, और उस डिजीज से बचने के लिए, जिस तरह वैक्सीन होते हैं ना, वो भी एक प्रोफाइलेक्सिस है, ठीक है। तो आप जो है वो वैक्सीन दे दो, प्रोफाइलेक्सिस दे दो, ठीक है, ऐसे ड्रग्स दे दो ताकि लोग जो है वो इस बीमारी से बच सके। नेक्स्ट जो है वो आप जितनी भी वाटर और सैनिटेशन सिस्टम है ना अपना, वो ठीक कर लो, वाटर और सैनिटेशन सिस्टम अपना ठीक कर लो। और जो फोर्थ वन है वो क्या है? कंप्रिहेंसिव मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। आपने हर डिपार्टमेंट से लोगों को लेना है, वाटर की जो वाटर डिपार्टमेंट से लोगों को लेना है, सैनिटेशन सैनिटरी डिपार्टमेंट से लोगों को लेना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोगों को लेना है, कम्युनिकेशन मीडिया वालों को लेना है, ठीक है, और इन सबको मिला के आपने एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करना है लोगों के साथ, ठीक है, और लोगों को जो है वो चीज़ों के बारे में बताना है, ठीक है, चीज़ें जो वो सेट करनी है, ठीक है, तो तभी जो है हम इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है? क्लियर, ओके। अब उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि कॉलरा में और टाइफाइड में क्या फर्क है। टाइफाइड जो है ये फीवर है, ठीक है, उसमें जीआई सिम्टम्स आते हैं लेकिन इतना जो है वो सिवियर डायरिया नहीं होता, ठीक है, इसमें जो है वो वाटरी स्टूल डायरिया होता है, ठीक है, वाटरी डायरिया होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि उसका ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, इसका ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, उसका जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो फीवर बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें जो है वो इतना ज़्यादा फीवर नहीं रहता, ठीक है, उसमें नौसिया वगैरह हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें मस्ट होता है। इसका ऑर्गेनिज्म डिफरेंट, उसका ऑर्गेनिज्म डिफरेंट, इसका टेस्ट डिफरेंट, उसका टेस्ट डिफरेंट, वो डिजीज डिफरेंट, ये डिजीज डिफरेंट है, ठीक है। स्टमक डिजीज है या इंटेस्टाइन डिजीज है, कॉलरा जो है ये जीआई डिजीज है, ठीक है, वो भी जीआई डिजीज है, ये भी जीआई डिजीज है, तो सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। आज वाली और कल वाली दोनों स्लाइड जो है वो मैं आज शेयर कर लूंगा, ठीक है। अब एक दफ़ा ऐसा रीड कर लो, देखो, मुझे बताओ कि अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे पूछो। कॉलरा और टाइफाइड का स्प्रेडिंग मेथड बताओ। दोनों जो है वो ओरल फीकल रूट से जो है वो
स्प्रेड होते हैं, ठीक है, दोनों ओरोफिकल रूट से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। कंटामिनेटेड फीसेस के साथ अगर किसी का फूड का या वाटर का कांटेक्ट आता है तो उसकी वजह से जो है ये स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। मास कीमोप्रोपाइलेक्सिस का है, मास का मतलब है बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे, ठीक है। मास का मतलब है बड़े पैमाने पे, कीमो का मतलब है ड्रग्स, प्रोपाइलेक्सिस का मतलब है ऐसे ड्रग्स जो कि डिजीज होने से पहले हम देते हैं डिजीज से बचने के लिए, जिस तरह हम वैक्सीन देते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोपाइलेक्सिस। कीमोप्रोपाइलेक्सिस वो ड्रग्स है जो डिजीज से बचने के लिए हम डिजीज होने से पहले देते हैं, ठीक है, और मैस लेवल के ऊपर देते हैं। मैस लेवल का मतलब है बड़े पैमाने पे देते हैं। ये भी कंटामिनेटेड फूड के जरिए जो है वो स्प्रेड होती है, ठीक है, दोनों का रूट सेम है। रूट जो है वो दोनों का सेम है, ठीक है। कौन है ये यार, एक्सक्यूज मी। टाइफाइड फ्लाइज, फ्लाइज जो है ना ये वेक्टर है, ठीक है। आतिक, फ्लाइज जो है ना ये क्या है, ये वेक्टर है। अब कॉलरा भी फ्लाइज की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इधर जो है वो किसी इन्फेक्टेड बंदे की स्टूल है, ठीक है, उसके ऊपर वो फ्लाई बैठ गया, ठीक है, फ्लाई ने जाके वो किसी और के खाने के ऊपर बैठ गया। तो फ्लाई जो है वो क्या है, वो तो एक वेक्टर हो गया ना, वो एक व्हीकल हो गया। उसने ऑर्गेनिज्म को या उसने उस इन्फेक्शन को एक जगह से उठा के उसने दूसरी जगह पहुंचा दिया, ठीक है। तो फ्लाइज जो है वो वेक्टर है, ठीक है, उसके वजह से नहीं होता, वो एक व्हीकल है स्प्रेड होने के लिए। और कोई क्वेश्चन? ओह शिट, रिजल्ट में भूल गया था, रिजल्ट भी आज मैं सेंड कर दूंगा। स्लाइड्स भी शेयर कर लूंगा, रिजल्ट भी सेंड कर दूंगा, ठीक है।
ओके, तो आज हमने कॉलरा के बारे में पढ़ा, ठीक है। कॉलरा के बारे में क्या पढ़ा? कॉलरा के बारे में ये पढ़ा कि ये वाटरी डायरियल डिजीज़ है, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर या जो एक इंटेस्टाइन या जीआई ट्रैक्ट की डिजीज़ है, जो कि वेब्रियो कॉलरा की वजह से कॉज होती है, ठीक है। अब वेब्रियो कॉलरा क्या है? वेब्रियो कॉलरा जो है ये कर्व शेप बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि फैकल्टेटिवली और रिस्पिरेटरी वैसे भी जो है वो रिस्पिरेशन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके स्प्रेड के बारे में पढ़ा, तो ओरोफिकल रूट के ज़रिए जो है ये स्प्रेड होती है, ठीक है। और उसके अंदर जो मेनली साइन सिम्टम्स आती है वो क्या है? वो वाटरी डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है, क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेन वगैरह होती है एब्डोमिनल, ठीक है। उसके बाद हमने उसके डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा, तो कुछ जो है वो हमने क्लिनिकली देखना है उसे, ठीक है। कोई क्लिनिकली कोई डिफरेंशियल डायग्नोस नहीं है, ठीक है, लेकिन हम फिर उसका क्या करते हैं, उसका हम फिर एक कल्चर ले लेते हैं, ठीक है। और उस कल्चर के अंदर हम देखते हैं वेब्रियो कॉलरा को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना, उसने ट्रीट करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट में जो हम क्या दे सकते हैं, ओआरएस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो रिंगर लिक्विड वगैरह फ्लूइड वगैरह लगवा सकते हो, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रिवेंशन की तरफ आए, तो प्रिवेंशन में क्या हो सकता है? प्रिवेंशन में जो है वो आपने जो है वो बेसिक हेल्थ एजुकेशन देनी है, ठीक है, हाइजीन का ख्याल रखना है। और इसके अलावा जो है वो मेंस लेवल पे के ऊपर जो है वो आप प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हो, ठीक है। सेफ वाटर और सैनिटेशन जो है वो इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कर सकते हो कम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। वाटर डिपार्टमेंट, सैनिटेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, हर डिपार्टमेंट से लोगों को ले सकते हो, ठीक है। उनकी जो है वो डिफरेंट सेमिनार वगैरह करा सकते हो, ठीक है, वॉक्स वगैरह करा सकते हो, ठीक है। मीडिया के ऊपर जो है वो इश्तिहार वगैरह दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप एजुकेशन के लिए जो है वो करा सकते हो, ठीक है। और लोगों को जो है वो बचा सकते हो, ठीक है। ओके। अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर हम अपना लेक्चर एंड कर लेते हैं। मैस प्रोपाइलेक्सिस सब ना ले, प्रोपाइलेक्सिस ले ले सब। मैस का मतलब है बड़े पैमाने पे। मैस का मतलब है बड़े पैमाने पे। जी जी, हो रही है, हो गई है बल्कि। मैस प्रोपाइलेक्सिस का मतलब ये है, हमजा, अगर फॉर एग्जांपल किसी एरिया में जो है वो आपको लग रहा है कि मतलब आसपास के एरिया में जो वो वबा फैल गई है, ठीक है, आसपास के एरिया में जो वो एंडेमिक है या पेंडेमिक है डिजीज़, ठीक है। तो अगर आप जो है वो, तो आप पूरी एरिया को जो है वो मैस प्रोपाइलेक्सिस जो है वो या कीमो प्रोपाइलेक्सिस जो है वो दे सकते हो, ठीक है। वैसे अगर इंडिविजुअली कोई ले रहा है, ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ठीक है। उसे हम मेस प्रोफाइलेक्सिस नहीं कहेंगे, उसे हम प्रोफाइलेक्सिस कहेंगे, ठीक है, या वैक्सीनेशन कहेंगे, ठीक है। मेस का मतलब है बड़े पैमाने पे, ठीक है, जब ज़्यादा लोगों को हम देते हैं उसे मेस प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं, ठीक है। ओके।
ओके, और कोई क्वेश्चन? हमसे समझ आ गई? ओके, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन? फाइनल रिजल्ट भी आप लोगों का इंशाल्लाह 1-2 दिन में मिल ही जाएगा, ठीक है। स्टार्ट की स्लाइड मिस हो गई थी मेरी, एरर आ रहा था, ठीक है। स्टार्ट की स्लाइड्स, स्टार्ट की स्लाइड्स में हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि वेब्रियो कोलरा क्या है, ठीक है। कोलरा क्या है? कोलरा जो है ये एक डायरियल डिजीज़ है जो कि इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, या जब इंटेस्टाइन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वेब्रियो कोलरा से जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो कोलरा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने विब्रियो कोलरा के बारे में पढ़ा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया, मोटाइल बैक्टीरिया, एक फ्लैजेलम है उसके ज़रिए जो है ये मूव करती है, ठीक है। फर्मेंटेटिव और रेस्पिरेटरी दोनों मेटाबॉलिज्म करती है, ठीक है। और वाटर के अंदर जो है ये फ्रीली जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, या मल्टीप्लाई हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि विब्रियो कोलरा जो है जब स्टमक में कम्युलेट हो जाती है खाने के ज़रिए या जब पानी के ज़रिए हम ले लेते हैं, ठीक है, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं वो टॉक्सिन जो है वो जी कपल प्रोटीन के साथ जो है वो बाइंड हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से जो पाथवे बंद करने वाले गेट कीपर से वो इनएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। जब वो इनएक्टिवेट हो जाती है तो जी प्रोटीन जो है वो स्टक हो जाते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर और वहाँ से जो है वो सीएमपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब सीएमपी का काम क्या है? वो चीज़ों को जो है वो अंदर लेके आना, ठीक है। आप एक्टिवेट वहाँ पे जो है वो चैनल एक्टिवेट हो जाता है। जब चैनल एक्टिवेट हो जाती है तो NaCl जो है वो उनका इन्फ्लेक्स हो जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का इन्फ्लेक्स होता है इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर, और वो अपने हिसाब से जो है वो वाटर को भी फिर ड्रैग करना शुरू कर देते हैं। जब वाटर को ड्रैग करना शुरू कर देते हैं तो वाटरी डायरिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद साइन सिम्टम्स के बारे में पढ़ा था, तो वाटरी डायरिया होता है प्रोफ्यूज, ठीक है। स्टमक पेन होती है, लेग क्रैम्प्स होते हैं, माइल्ड फीवर रहता है, ठीक है। यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, म्यूकस ड्राई हो जाता है, आइज जो है वो संकन हो जाती है, वॉमिटिंग होती है। और नेक्स्ट फिर अगर कॉम्प्लिकेशन अगर हम जो है वो टाइम पे इसे जो है वो सही तरह जो है वो डील ना करें तो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है पेशेंट। सिवियर जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, शॉक में पेशेंट जा सकता है, रिनल फेलियर और डेथ जो है वो हो सकती है। रिस्क फैक्टर कौन सी है? ठीक है, पुअर सैनिटरी कंडीशंस है, ठीक है। इसके अलावा रहा अगर अंडर कुक फूड आप ले रहे हो तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। अगर आपके स्टमक का एसिड जो है वो कम हो तो उसकी वजह से हो सकता है। और टाइप ओ ब्लड वालों को जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका रीज़न जो है वो अभी तक पता नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिशन मोड जो है वो ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर से और ईटिंग रा या अंडर कुक फूड की वजह से जो है भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है आप? चलिए, ओके। चलिए फिर हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।